वेलकम स्टूडेंट्स, सेट 2018 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम रियल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपको फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। बोला जा रहा है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड एक्स क्यूब व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा फंक्शन दिया गया है। देखिए, इसे किस प्रकार से डिनोट किया जा सकता था, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता था x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है, x बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब ये डज नॉट बिलोंग्स टू को कैसे लिखा जा सकता था, x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन आपको दिया गया है और बोला जा रहा है कि ये फंक्शन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा, ये बताइए। तो याद रखेंगे, कभी भी इस टाइप से फंक्शन आपको दिया जाए जिसमें x की वैल्यू रेशनल और इरेशनल में बिलोंग कर रही है, तो ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, आप इनकी फंक्शनल वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप इनकी फंक्शनल वैल्यू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। जो x का मान आएगा उन पॉइंट्स पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, अब ये तो बहुत ही आसान हो गया। ये आज के पास आ जाएगा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है वो पॉइंट 1 और 0 पे बस कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली एट 0 एंड 1। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखेंगे आप लोग। कभी भी इस टाइप से फंक्शन दिया जाए, फंक्शनल वैल्यू कुछ भी दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देता है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 3x कुछ भी दे देगा, x बिलोंग्स टू रेशनल और इरेशनल दिया गया है, तो आप इन दोनों को सिंपली इक्वेट कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट अरेंजमेंट में स्टेटमेंट्स को लिखना है। दिया गया है आपके पास 3 स्टेटमेंट, f इज़ कंटिन्यूअस, f इज़ डिफरेंशिएबल एंड f इज़ C1। तो यहाँ पर देखिए, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस आप जानते हो कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उससे इंप्लाई होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करेगी कंटिन्यूटी की, ये चीज़ तो सबको पता रहता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखा गया C1, तो C1 फंक्शन क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। C1 फंक्शन क्या होता है, fx, किसी भी फंक्शन को हम C1 फंक्शन बोलते हैं यदि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपको कंटिन्यूअस मिल जाए। क्लियर है? किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यदि कंटिन्यूअस मिलता है तो हम ये बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो कैसा होगा, C1 फंक्शन होगा। क्लियर है? अब देखिए, C1 फंक्शन को आप कहाँ पर लिखोगे, अब इस चीज़ को खुद समझने की कोशिश करिए। डिफरेंशिएबिलिटी से तो कंटिन्यूटी इंप्लाई हो गया। अब C1 फंक्शन को मैं इधर लिखूंगा कि यहाँ लिखूंगा कि बीच में लिखूंगा। अब इस चीज़ को समझिए कि यदि फंक्शन C1 फंक्शन है, C1 फंक्शन है मतलब उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। अब डेरिवेटिव मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल रहा होगा, तभी तो उसका डेरिवेटिव निकल रहा है और कंटिन्यूअस आ रहा है। तो मैं इसको कहाँ पर लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको यहाँ पर। यदि C1 फंक्शन है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो C1 से क्या इंप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी से क्या इंप्लाई हो जाएगा, कंटिन्यूटी। क्लियर है ये चीज़? तो इसको जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ पर आपके पास जो इंप्लाई करने वाला क्या हो जाएगा, C इंप्लाई करेगा B को, B इंप्लाई करेगा A को। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, दिया गया है एक सेट S दिया है आपको 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस सेट की प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं कि सेट कैसा होगा, ओपन बट नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड बट नॉट ओपन, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, एंड लास्ट है परफेक्ट सेट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो सेट दिया गया है S इज इक्वल टू 1/n। अब इस सेट को जब आप लिखोगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको, देखिए 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, इस प्रकार से सेट जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में पूछा गया है ओपन और क्लोज पूछा गया है। तो ओपन सेट का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट ओपन कब होता है, यदि इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यदि वो सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए। तो क्लियरली आप देख रहे हो, अगर मैं ये जो दिया गया है मेरे को सेट 1, 1/2, 1/3, किसी भी एक पॉइंट को ले लेता हूँ, 1/2 कर लेता हूँ और मैं एक वहाँ पर नेबरहुड बनाने की कोशिश करता हूँ, तो वो नेबरहुड को अपने आप में कंटेन नहीं करेगा। ये तो एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको तो बताने का भी जरूरत नहीं है। 1/n सेट ये काउंटेबल सेट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, तो ये कभी भी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन सकता। ठीक है, तो सेट कैसा है, ये आपका ओपन नहीं होगा। सेकेंड, क्लोज सेट, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। यदि कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो वो सेट क्लोज हो जाता है। देखिए, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है, और 0 हमारे इस सेट में नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लोज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मान लीजिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, यहाँ पर मान लो यूनियन करके दे देता है आपको 0,
तब क्या ये सेट क्लोज हो जाता है? डेफिनेटली क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसका एक लिमिट पॉइंट 0 है, सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है 0 और वो हमारे सेट के पास है, इसलिए क्लोज हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास कैसा दिया गया है? सिर्फ इस प्रकार से दिया गया है, तो ये सेट आपका क्लोज नहीं होगा, क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट है और ये सेट 0 को कंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो डी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। क्लियर है? चलिए परफेक्ट सेट के बारे में भी देख लेते हैं कि परफेक्ट सेट क्या होता है। परफेक्ट सेट क्या होता है? यदि किसी सेट का a डैश इज इक्वल टू ए हो जाए। ठीक है, a डैश का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है? यदि किसी सेट के सारे एलिमेंट्स जो है वो लिमिट पॉइंट बन जाते हैं, तब वो क्या होता है? सेट परफेक्ट सेट कहलाता है। अब देखिए हमारे जो सेट है, इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 0 लिमिट पॉइंट बन रहा है और 0 इस सेट में भी नहीं है। ठीक है, बाकी सेट के एलिमेंट्स तो लिमिट पॉइंट बन ही नहीं रहे, तो यह क्या परफेक्ट हो पाएगा? कभी कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो देखिए ये जो आपके पास ओपन, क्लोज, परफेक्ट, डेंस, इस प्रकार के जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसका जरूर प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। फिर से आपको स्टेटमेंट को अरेंज करके लिखना है। देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एफ इज़ बाउंडेड वेरिएशन, एफ इज़ लिपचिट कंडीशन एंड एफ इज़ एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आपको फिर से बताना है कि कौन से कंडीशन से कौन सा कंडीशन इंप्लाई होगा। तो याद रखेंगे, मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि कोई भी आपका लिपचिट फंक्शन है वो हमेशा बाउंडेड वेरिएशन होता है। तो लिपचिट किसको इंप्लाई करता है? बाउंडेड वेरिएशन। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी के बाद ए आना चाहिए। ठीक है, बी के बाद ए आना चाहिए, तो आपका जो ऑप्शन है डी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिपचिट बाउंडेड वेरिएशन को इंप्लाई करता है, तो ऑप्शन डी तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब आप बात आ रही है कि एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस जो है वो कहाँ पर आएगा? एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस क्या लिपचिट से पहले आएगा कि बाउंडेड वेरिएशन के बाद आएगा कि इन दोनों के बीच में आएगा? तो ये भी आपका एक रिजल्ट होता है कि लिपचिट जो है वो इंप्लाई करता है एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस को और वो इंप्लाई करता है बाउंडेड वेरिएशन को। ठीक है, ये भी आपका एक रिजल्ट होता है। तो इसको अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऐसे याद कर सकते हो। देखिए ए और ये बी, ठीक है, एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस बाउंडेड वेरिएशन, तो ए के बाद बी आता है, तो ऐसा आप याद कर सकते हो। लिपचिट इंप्लाइज एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी इंप्लाइज सी इंप्लाइज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अगेन आपका मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है ये और बहुत ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए बोला जा रहा है कि अ मीट्रिक स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ, ऑप्शन दिया गया है कंप्लीट, बाउंडेड, कंप्लीट एंड बाउंडेड, और डी है कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। तो देखिए जनरली जब हम कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है? क्लोज प्लस बाउंडेड। यदि कोई सेट आपका क्लोज और बाउंडेड है तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन मीट्रिक स्पेस में क्या होता है? मीट्रिक स्पेस के लिए डेफिनेशन होता है कॉम्पैक्ट के लिए कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट कब होता है? जब वो कंप्लीट हो और टोटली बाउंडेड हो। ठीक है, मीट्रिक स्पेस में थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देखिए काउंटेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अ सेट ई इज सेड टू बी काउंटेबल इफ, ऑप्शंस हैं ई इज इन्फाइनाइट सेट, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन मैप बिटवीन ई एंड एन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ ई एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, और डी है नन ऑफ दिस। तो आप जानते हो कि किसी भी सेट को हम काउंटेबल कब कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेट ई इज काउंटेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ सच दैट, ठीक है, फंक्शन ई टू एन, ये कैसा होना चाहिए? 1 1 और 1 2 होना चाहिए। मतलब किसी भी सेट को आपको अगर काउंटेबल प्रूफ करना है तो आपको एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर आपके पास देखिए डोमेन क्या है? ई रहेगा और को डोमेन नेचुरल नंबर। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा फंक्शन एफ एग्जिस्ट करे जो आपका 1 1 और 1 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 1 1 1 2 मतलब बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तब हम ये बोलते हैं कि जो फंक्शन ई है वो आपके पास क्या, सॉरी, जो आपका सेट ई है वो आपके पास क्या हो जाएगा? काउंटेबल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर हमने लगभग 4 क्वेश्चन को बनाया है और चारों क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। किसी न किसी रिजल्ट या फिर स्टेटमेंट की हेल्प से ये क्वेश्चन हमने बना लिया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रियल एनालिसिस में स्टेटमेंट रिजल्ट का बहुत यूज़ है। आप उनको जरूर याद रखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सपोज आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इन is taken with usual metric, then
अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा कनेक्टेड सेट होगा आपको ये चेक करके बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि कनेक्टेड सेट कैसा होता है, वो हमेशा एक इंटरवल होता है, या तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा या तो इंटरवल होगा, 2 ही आपके पास कनेक्टेड सेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका काउंटेबल सेट है, डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑप्शन नंबर सी रेशनल नंबर, ये तीनों की तीनों डिस्कार्ड हो गए। ऑप्शन नंबर डी को देखिए क्या दिया गया है, डी में 2,10 यूनियन 8,15। अब इस 2 इंटरवल का यहाँ पर यूनियन दिया गया है, इसका जब आप यूनियन करोगे तो देखिए पहला जो सेट है दिया गया है, पहला इंटरवल उसमें 10 तक एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ओपन, और यहाँ पर 8 तक, तो ये 10 तक जो एलिमेंट्स वो तो ऑलरेडी इसमें है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 to 15 लिख सकते हो। अब ये क्या हो गया, एक इंटरवल बन गया। ठीक है, ये इंटरवल है तो ये क्या हो जाएगा, आपका कनेक्टेड हो जाएगा। तो 32 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अक्सर क्या होता है ना, हम लोग यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करने का तरीका है वो लगभग एक जैसे है, तो इसको थोड़ा सा आप केयरफुल होकर बनाइएगा, अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहले मैं आपको दोनों के जो तरीके हैं उसको बता देता हूँ। जैसे ये आपके पास दिया गया है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का तरीका है, कैसे हम लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आपको क्या करना होता है, 2 सीक्वेंस आप लेते हो, 2 सीक्वेंस जो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करे, ठीक है, एल पे कन्वर्ज कर है, और उसकी तो इससे इंप्लाई होना चाहिए कि उनकी जो फंक्शनल इमेज है वो भी एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर कन्वर्ज करे। यहाँ पर ये एल और ए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों एल एक जैसा होगा और ये दोनों ए एक जैसा होगा, ये होता है आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी। जबकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो कि आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, अगर आपने एक सीक्वेंस लिया है जो कि एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी फंक्शनल इमेज भी एल पे ही कन्वर्ज करनी चाहिए। ये होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी आप सिंपली एक फंक्शन पे अप्लाई करते हो, जबकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया गया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन 1/1 + nx। अब पूछा जा रहा है कि किन पॉइंट्स पे यहाँ पर आपके पास ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा होगा तो बेसिक चीज़ क्या होता है, जनरली प्रॉब्लम आप 0 पे फेस करते हो। ठीक है, जितना भी आपने एग्जाम्पल बनाया होगा, किसी भी बुक से आप पढ़े होंगे, एग्जाम्पल जब बनाए होंगे तो मेनली वहाँ पर इंटरवल कंटेनिंग 0 या फिर जो भी आपके पास सेट आया होगा उसमें 0 लिमिट पॉइंट बना होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने जरूर बनाए होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को भी पहले उसी हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास दिया गया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वहाँ पर उसको हम लोग पहले 0 पे चेक करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस लिया 1/n, ये जो सीक्वेंस है कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। और 1/n जो है इसके जो टर्म्स है वो कहाँ पर आएंगे, मेरे पास 0,1 पे आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब ये सीक्वेंस मेरा 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। अब मैं इसकी फंक्शनल इमेज निकालने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास कहाँ जाएगा, एफ ऑफ, ये मेरे पास कहाँ जाएगा, 1/1 + n × 1/n। तो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा मेरे को, 1/2। देखिए मैंने एक सीक्वेंस लिया था जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन उसकी जो फंक्शनल इमेज है वो कहाँ चली गई, 1/2 पे जा रहा है। मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो ऐसे किसी भी इंटरवल पे या सेट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा जहाँ पर 0 क्या बने, लिमिट पॉइंट बने। ठीक है, 0 को कंटेन करने वाला या 0 लिमिट पॉइंट बना है, ऐसे किसी भी सेट पे ये जो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो अब आप ऑप्शन को देखोगे तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर जो ए है, सेट ऑफ रियल नंबर में 0 आ जाएगा, मतलब ये डिस्कार्ड हो गया। बी देखिए 0 लिमिट पॉइंट बना है, उसमें भी नहीं होगा। सी ऑप्शन को छोड़ दीजिए। डी को देखिए एनी इंटरवल इन आर, तो किसी भी इंटरवल पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास रीमान इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रिजल्ट बता देता हूं जो यहाँ पर अभी यूज़ होंगे। देखिए कंटिन्यूटी इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेशन। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उससे इंप्लाई हो जाता है कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल भी होगा। वैसे ही यदि कोई फंक्शन मोनोटॉनिक है तो उससे भी इंप्लाई होता है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये मोनोटॉनिक फंक्शन तो बहुत ही काम का फंक्शन है। जैसे अभी आपने देखा होगा, यदि मोनोटॉनिक फंक्शन तो बाउंडेड वेरिएशन हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। तो ऐसे मोनोटॉनिक फंक्शंस के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, तो ज़रूर आप मोनोटॉनिक फंक्शन के बारे में पढ़िएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, इस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, मोनोटोनिक इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेशन। तो ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमने भी रिजल्ट देख लिया। तो सी और डी तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स आपको चूज़ करना है। अब ए और बी जो आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है। एक में बोला है गया है यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसे इम्प्लाई हो जाएगा कि उसका जो मॉड्यूलस है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, और सेकंड में दिया गया कि यदि कोई फंक्शन का मॉड्यूलस रीमान इंटीग्रेबल है तो उससे इम्प्लाई होगा कि फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन कैसा लिया है, 1 व्हेन x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और -1 व्हेन x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। अब यदि इस फंक्शन का मैं मॉड्यूलस ले लेता हूँ, देखिए यदि मैं इस फंक्शन का मॉड्यूलस लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, कांस्टेंट फंक्शन 1 मिल जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसका रीमान इंटीग्रेशन करूंगा इंटरवल ए बी में, तो इस फंक्शन का सुप्रीमम इन्फीमम दोनों ही 1 आने वाला है। तो यहाँ पर जब आप इसको निकालोगे तो ये लेंथ के बराबर जाएगा b माइनस ए, तो रीमान इंटीग्रेबल ये हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है ये, देख लीजिए मोनोटोनिक फंक्शन है ये, सॉरी मोनोटोनिक नहीं है, ये वाला की बात चली है ना, ये तो आपका कांस्टेंट फंक्शन 1 मिल गया, कांस्टेंट फंक्शन है मतलब मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। ठीक है, और तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब इसी को मैं देखता हूँ f(x) की बात करता हूँ। ठीक है, तो अभी मॉड्यूलस कैसा हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। तो देखते हैं क्या ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल था। अब यदि मैं इस फंक्शन का यूपीएफ निकालता हूँ, ठीक है, अपर रीमान सम निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ f(x) इंटू डेल एक्स। तो यदि मैं सुप्रीमम निकालता हूँ तो फंक्शन का सुप्रीमम क्या है, 1, और जब आप लेंथ निकालोगे इसका, ठीक है, डेल एक्स निकालोगे तो उसमें क्या निकलता है, b माइनस ए आएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, b माइनस ए, ये हो गया आपके पास यूपीएफ। अब जब एलपीएफ निकालोगे तो ये क्या होगा, इन्फीमम आता है, फंक्शन के इन्फीमम क्या है, -1। ठीक है, और लेंथ क्या आ जाएगा, b माइनस ए, तो ये आपके पास क्या हो गया, a माइनस बी। तो देखिए आपके पास जो अपर रीमान सम था वो b माइनस ए आया है, जबकि लोअर रीमान सम आ गया a माइनस बी, दोनों ही आपके डिफरेंट आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन उसका मॉड्यूलस जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो गया। तो यहाँ पर से आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मॉड एफ इम्प्लाइज दैट रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ। मॉड्यूलस के रीमान इंटीग्रेबल होने से क्या बोल सकते हो, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, नहीं बोल सकते। इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका स्टेटमेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे कि यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका मॉड्यूलस भी हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको दिखाया जाता है कि ये टफ है, लेकिन एक्चुअल में वो टफ रहता नहीं है। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन को टफ दिखाना है तो आप क्या करो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, तो स्टूडेंट जब उस क्वेश्चन को ट्राई करेगा तो थोड़ा सा उसको समझ में आएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, टफ होगा, ऐसा मानसिकता आ जाता है। ठीक है, तो वही काम क्वेश्चन नंबर 35 में किया गया है। चाहता तो एग्जामिनर इसमें फंक्शन बना के दे सकता था, लेकिन वो नहीं किया है, वो स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया कि फंक्शन आपके पास डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू 2 होगी व्हेन x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और 2.5 होगी व्हेन x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, और पार्टीशन दे दिया गया है सेट का। तो यहाँ पर अपर और लोअर सम फाइंड करना है। यहाँ पर कहीं पर भी रीमान वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको अपर और लोअर रीमान सम ही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटरवल है 1 से 3 और पार्टीशन दिया गया है। क्लियरली दिख रहा है कि पार्टीशन का जो है वो साइज़ क्या है, 0.5 साइज़ है इसका, पार्टीशन का 0.5 का अंतर है सारे यहाँ पर पार्टीशन के पॉइंट्स में। तो हमें अपर रीमान सम फाइंड करना है। तो देखिए अपर रीमान सम जो होता है, अपर वो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन, और क्या होता है, डेल एक्स होता है। ठीक है, तो सुप्रीमम, इस फंक्शन का सुप्रीमम देखिए क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। ठीक, इनटू, अब जब आप डेल एक्स निकालते हो तो डेल एक्स का मतलब क्या होता है, जितना भी आप पार्टीशन कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सारे पॉइंट्स के बीच में कितना है, 0.5 का अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5। देखिए 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर पार्टीशन बनेगा, तो 4 बार 0.5 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी कर सकते थे। इंटरवल का लेंथ कितना है, 3 - 1 दैट मीन्स 2, तो वहाँ से भी आप इसको बना सकते थे। वैसे ही जब आप लोअर सम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फीमम, फंक्शन का इन्फीमम क्या आएगा, 2 इंटू 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर आपके पास इस फंक्शन का अपर सम कितना आएगा, 5, और लोअर सम आ जाएगा 4। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है, xn इज इक्वल टू 1 + -1 की पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सीक्वेंस का आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस सीक्वेंस को लिखते हैं। देखिए
जब भी यहाँ पर -1 की पावर में इवन नंबर होगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगा 1, और जब भी आपके पास ऑड नंबर होगा वैल्यू मिलेगा -1। तो जब ये जुड़ के देखिए ऑड पे क्या आ जाएगा 0 2 0 2, इस प्रकार से हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, देखिए ऑड नंबर पे हमेशा 0 आएगा और इवन नंबर पे 2 आ जाएगा। अब लिमिट सुपीरियर फाइंड करना है। तो लिमिट सुपीरियर होता क्या है, लिमिट सुपीरियर को लिमिट की पावर वैसे 12 लिख के भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, हो सकता है कभी स्टेटमेंट ना दे, वो बोल दे लिमिट की पावर 12 इसको फाइंड करिए, तो इसका मतलब क्या होता है लिमिट सुपीरियर। लिमिट सुपीरियर का मतलब क्या होता है, आपको इन्फीमम फाइंड करना है। ठीक है, इन्फीमम फाइंड करना है किसका, इस सेट का। अब ये सेट में क्या दिया गया है, सुप्रीमम I0, सुप्रीमम I1, सुप्रीमम I2। अब ये है क्या, सुप्रीमम I0 I1 I2। देखिए सुप्रीमम I0 का मतलब क्या है, जो आपके पास सेट दिया गया है इसका आपको सुप्रीमम लिखना है। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। सुप्रीमम I1 का मतलब क्या होगा, पहले टर्म को हटा के, ध्यान रखिए पहले टर्म को हटा के जो अब सेट बचा ये इसका सुप्रीमम। I2 का मतलब क्या होगा, शुरू के 2 टर्म को हटा के जो सेट मिला है उसका सुप्रीमम। I3 का मतलब क्या होगा, शुरू के 3 टर्म को हटा के सुप्रीमम। जैसे I10 का मतलब क्या होगा, शुरू के 10 टर्म को हटा के जो सेट में एलिमेंट्स बचे हैं उनका सुप्रीमम। तो ये होता है आपका लिमिट सुपीरियर। अच्छा, जो सुप्रीमम आएगा उसका फिर आपको इन्फीमम लेना है। इस सारे सेट का जब आप सुप्रीमम लिख लोगे उसमें सबसे जो छोटा वैल्यू आएगा वो आपके पास क्या होगा, लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो इसको चलिए बनाते हैं। आपको इन्फीमम फाइंड करना है किसका, सुप्रीमम I0। इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा 2, I1 का मतलब 0, पहला टर्म को हटा दीजिए, अभी सुप्रीमम क्या है 2। I2 मतलब शुरू के 2 टर्म्स को हटा के सुप्रीमम लिखेंगे तो भी 2 आएगा। तो हर बार आपके पास सुप्रीमम क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। अब ये जो सेट है इसका इन्फीमम क्या है, देखिए ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गया, यहाँ पर सुप्रीमम भी 2 है, इन्फीमम भी 2 है, तो इन्फीमम कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 2। तो लिमिट सुपीरियर कितना आ जाएगा, इस सेट का 2 आ जाएगा। क्लियर है। वैसे ही लिमिट इन्फीरियर जब आप निकालोगे तो आपको क्या करना है, सुप्रीमम निकालना है ऑफ इन्फीमम I0। इस सेट का इन्फीमम कितना है, 0 है, सबसे छोटा वैल्यू 0। पहला टर्म को हटा के जब आप सबसे छोटा वैल्यू चेक करोगे तो भी अगेन 0 मिलेगा, 2 टर्म को हटा के ये भी 0 मिलेगा, ऐसा करके सारे टर्म्स इसके 0 मिलेंगे। अब इस सेट का सबसे बड़ा वैल्यू सुप्रीमम क्या है, ये भी आपके पास क्या है 0 ही मिलेगा। क्लियर है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया था इसका लिमिट सुपीरियर क्या मिलेगा 2 और लिमिट इंफीरियर मिलेगा 0। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2018-19 में क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं था, हो सकता है इस बार हो जाए। तो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन लिमिट सुपीरियर निकालना, लिमिट इन्फीरियर, कोई सेट ओपन क्लोज है कि नहीं, परफेक्ट, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, डेंस, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और कोई भी आप बेसिक बुक लोगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन दिया गया है f इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल 1 2 और फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 1/x-1। इस फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है बाउंडेड, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली, और डी है नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए ये जो फंक्शन आपको दिया गया है 1/x-1, ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा, x इज इक्वल टू 1 पे, और जैसे ही डिनोमिनेटर 0 बनेगा फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जब मैं इस इंटरवल पे 1 की तरफ जैसे ही मूव करूंगा, जैसे जैसे मैं 2 से लेके 1 की तरफ आते जाऊंगा फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, यह चीज़ आपको इज्यूम करना है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। नीचे में x-1 दिया गया है, अब जैसे जैसे 1 की तरफ आओगे वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा मिलते जाएगा, मतलब फंक्शन 1 की तरफ जाने पे क्या बन रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है वो बाउंडेड होगा ओपन इंटरवल 1 2 में। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओपन इंटरवल तो दिया है, हमको तो 1 रखना नहीं है, तो इन्फिनाइट तो आएगा नहीं। तो इन्फिनाइट आने पे ही बस अनबाउंडेड नहीं होता, इन्फिनाइट की तरफ अगर जा रहा है तो भी वो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। जैसे कि 1 पे तो इन्फिनाइट आ रहा है, लेकिन देखिए 0.9 पे भी क्या आ रहा है, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं आएगा। 0.9999 पे कितना आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं आएगा, आएगा ना भाई। तो इस चीज़ को आपको देखना है, 1 की तरफ जाने पर फंक्शन कहा जा रहा है इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, अनबाउंडेड हो गया। क्लियर है। सेकंड दिया गया है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कैसे चेक किया जाता है, किसी भी अगर आपको फंक्शन को यूसी चेक करना है तो एक तो सीक्वेंशियल वाला क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर भी यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक और मेथड होता है कि कोई भी फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इंटरवल का एंड पॉइंट 1 पे ये फंक्शन देखिए, जब आप इंटरवल का एंड पॉइंट पे लगाओगे तो ये फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है,
तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सी कंटिन्यूअस होगा लेकिन यूसी नहीं होगा, तो यूसी तो नहीं है लेकिन क्या कंटिन्यूअस है? तो देखिए यहाँ पर इस फंक्शन को मैं दो फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन 1 है और एक है x-1। अब यहाँ पर मैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊंगा, जो क्या बोलता है कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस और जो बटा वाला है वो सब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरवल 1 से 2 में ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, और ये फंक्शन भी आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन को, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसको जब आप भाग दोगे, ठीक है, gx/hx के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ऊपर इंटरवल 1, 2 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा और डी तो आपके पास गलत है। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस बोर्ड है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बाउंडेड वेरिएशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फंक्शन आपके पास है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी पूछ रहा है। इंटरवल दिया है आपको 0 से 10 में, तो यहाँ पर दिया गया है बाउंडेड बट नॉट बाउंडेड वेरिएशन, सेकंड है बाउंडेड वेरिएशन, थर्ड है नॉट बाउंडेड और डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि मोनोटोनिक फंक्शन बहुत सारी प्रॉपर्टी रखता है, इसको आप जरूर पढ़िए। मोनोटोनिक फंक्शन आपके पास रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, बाउंडेड वेरिएशन होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, याद रखेंगे। तो मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा बाउंडेड वेरिएशन होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, जैसे कि gx माइनस hx एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए gx में मैंने लिख लिया x फंक्शन को और hx मान लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x को, ये मेरे पास फंक्शन है। तो देखिए जो मेरे पास ये जो फंक्शन है x वो किस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, और ये कैसा मोनोटोनिक फंक्शन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। क्लियर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस प्रकार से बनता है, देखिए इस प्रकार से बनता है, ये भी आपके पास मोनोटोनिक फंक्शन है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। अब बाउंडेड वेरिएशन जो फंक्शन होते हैं वो अलजेब्रा ऑफ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ बाउंडेड वेरिएशन यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। तो दो अगर बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है तो उनका सम डिफरेंस जो है वो हमेशा बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैसे है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो ये भी आपके पास बाउंडेड वेरिएशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 10 में। ठीक है, सी ऑप्शन में देखिए नॉट बाउंडेड बोला गया था, तो बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, देखिए अगर कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन हो गया तो इससे क्या इंप्लाई होता है कि वो बाउंडेड भी होगा, तो आपका सी ऑप्शन तो गलत हो गया है। अच्छा एक और चीज़, फंक्शन बाउंडेड है और कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत बार क्या होता है, देखिए फंक्शन एक्स ये तो पूरा ऐसे करके जा रहा है, तो ये तो अनबाउंडेड फंक्शन है, तो भाई ये अनबाउंडेड फंक्शन है लेकिन किस में है, आर में है। आपको जो इंटरवल दिया गया वो क्या है, 0 से 10 है, ये तो फाइनाइट लाइन का इंटरवल है, तो आप जो भी ग्राफ बनाओगे पूरा ऐसे चल थोड़ी देगा, वो यहाँ पर कहीं पर 10 में जाके रुक जाएगा। 10 पे क्या देगा, 10 देगा, और 0 पे क्या देगा, 0 देगा। तो ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ इतना ही मिलेगा आपको, इतना, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। वैसे ही ये भी आपको क्या देगा, इतने 10 भी जाके वो रुक जाने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, फाइनाइट लाइन का इंटरवल में बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से बताऊँ, शॉर्टकट तरीके बताऊँ, कॉन्सेप्ट बताऊँ, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई सा भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि रियल एनालिसिस ज़्यादा टफ है नहीं, क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम किया जाता है कि वो टफ लगे लेकिन टफ रहता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि 28 प्रश्न है, 18 प्रश्न तो एकदम स्टेटमेंट बेस्ड है ना, और मुश्किल से 5-6 प्रश्न में हमको थोड़ा सा पेन वेन का यूज़ करना पड़ा हो, बाकी हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को तो स्टेटमेंट के तौर पे ही बना लिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टफ दिख रहे थे लेकिन थे नहीं क्वेश्चन टफ, तो इससे आपको यही याद रखना है कि क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, आपने जितना पढ़ा है ना उसी में से आने वाला है, बस आपको वहाँ पर कूल माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप शांत होकर आराम से बनाओगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे अच्छे तरीके से सहल हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पर हम 2019 सेट के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।